हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम सहगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) के बारे में पढ़ेंगे। यौन संचरित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज (STDs) के बारे में पढ़ेंगे। बाध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज (ART) के बारे में पढ़ेंगे और उल्बवेदन यानी कि अमीनोसेंटेसिस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम सहगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) के बारे में पढ़ेंगे। MTP को प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। अपनी इच्छा से गर्भकाल पूर्ण होने से पहले गर्भ के समापन को हम सहगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। यानी कि गर्भ का समापन होगा लेकिन वो गर्भकाल से पूर्ण होने से पहले होगा और अपनी इच्छा से होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। सहगर्भता का चिकित्सीय समापन प्रथम तिमाही में ही सेफ होता है, लेकिन द्वितीय यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड तिमाही में वो रिस्की यानी कि खतरनाक होता है। अब भारत में MTP एक्ट 1971 के अनुसार बैन है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में, कुछ कंडीशंस में, कुछ शर्तों पर MTP की इजाजत दे दी जाती है। सहगर्भता की वो शर्तें हैं, नंबर 1 चिकित्सा यानी कि मेडिकल। जब सहगर्भता माता के लिए खतरनाक होती है, उस कंडीशन में हम सहगर्भता कर सकते हैं, अर्थात सहगर्भता की इजाजत होती है उस समय। सेकंड है यूजेनिक। जब गर्भ में पल रहा शिशु अत्यधिक बीमार हो और उसके बीमार पैदा होने की संभावनाएं हो, वो ज्यादा खतरनाक बीमारी से ग्रस्त होता है, तो भी MTP की इजाजत दे दी जाती है। तीसरा ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय। जब सहगर्भता बलात्कार यानी कि रेप का परिणाम होती है, तो भी MTP की इजाजत दे दी जाती है। चौथा है सोशल इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक। यदि जो जनक है, माता पिता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है और उनके पास पहले से ही 2 से 3 बच्चे और हैं, तो उस केस में भी MTP की इजाजत दे दी जाती है। और लास्ट है, अगर गर्भ निरोधक फेल हो जाए, गर्भ निरोधक लगातार यूज करने के बाद भी गर्भ ठहर जाता है, उस कंडीशन में भी MTP की इजाजत दे दी जाती है। सहगर्भता के चिकित्सीय समापन के पश्चात अब हम यौन संचरित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस (STDs) या जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन अथवा रजित रोग यानी कि विनरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। वे रोग या वे संक्रमण जो लैंगिक संपर्क यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास होते हैं, संचरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, क्या कहलाते हैं? STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि यौन संचित रोग कहलाते हैं। यानी कि यौन संचित रोग वो कौन से रोग हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संपर्क से संचरित होते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं जेनाइटल हर्पीज, सिफिलिस, गोनेरिया, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वार्ड, हेपेटाइटिस B और एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज और एड्स, इन 3 रोगों को छोड़कर बाकी सभी रोग उपचार के बाद ठीक हो जाते हैं, अर्थात उनका इलाज संभव है, लेकिन इन तीनों का इलाज नॉर्मली संभव नहीं होता है। समय से उपचार अगर बाकी रोगों का हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, लेकिन अगर समय से उपचार ना कराया जाए, उसको नया जो डिजीज है उसको डिटेक्ट ना किया जाए, तो कई सारी जटिलताएं हो जाती हैं, कई सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 गर्भपात यानी कि अबॉर्शन हो सकता है। मृत शिशु जन्म यानी कि स्टिल बर्थ बोलते हैं इसको, यानी कि जो शिशु का जन्म होगा वो मृत होगा।
श्रोणी शोथ रोग, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी, और जनन मार्ग का कैंसर यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर भी हो सकता है। एसटीडीएस का संचरण की जो विधियां हैं, इससे वो संचरण हो सकता है कि दूषित सुई और उपकरण के प्रयोग से, अगर कोई दूषित सुई अथवा उपकरण यूज किए जाए किसी भी पर्सन में, तो वो जो इन्फेक्शन के जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो उन सुई और उपकरण की सहायता से उस व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। रुधिर आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड किसी और व्यक्ति में चढ़ाया जाता है और यदि उस व्यक्ति के रुधिर में किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति होती है, अर्थात उस रुधिर जिसको चढ़ाया जा रहा है उसके अंदर कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, रोग उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो वो स्वस्थ मनुष्य के अंदर भी पहुंच जाता है और अंदर जाकर वो उसको डिजीज करता है। इसके बाद संक्रमित माता से गर्भ में, अगर माता को संक्रमण है किसी डिजीज का, तो वो उससे प्लासेंटा के थ्रू उसके गर्भ में पल रहे शिशु में भी पहुंच सकता है। इसके अलावा जब माता का जो पहला दूध होता है 2-3 दिन का, जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, खीस या प्रथम स्तन्य बोलते हैं, उस माता के कोलेस्ट्रम से शिशु को जब वो पिलाती है इसको, तो उस दूध की सहायता से भी वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उस शिशु में पहुंच सकता है। और पांचवा, बहु लोगों से संभोग करने पर या प्रोस्टिट्यूट्स और होमोसेक्सुअल से भी ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती हैं। इसके बाद एसटीडीएस की रोकथाम के उपाय, अनजान और बहु लोगों से संभोग से बचना चाहिए, और जो दूसरा, संभोग के दौरान कंडोम्स का प्रयोग करना चाहिए, संक्रमित सुई और उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि स्टरलाइज यूज करनी चाहिए, डिस्पोजेबल यूज करनी चाहिए, एसटीडीएस के बारे में अवेयर होना चाहिए, अर्थात उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति को अपने अंदर डिजीज का शक पैदा होता है कि मुझे कोई डिजीज हो सकती है, तो उसको तुरंत जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी या यौन संचित रोगों के पश्चात अब हम बद्धता यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताओ जी इनफर्टिलिटी क्या है, कि 1 वर्ष तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स यानी कि संभोग और मैथुन के बावजूद भी संतान पैदा करने यानी कि गर्भधारण करने की अक्षमता को हम बाध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि हम इसमें 2 बातें समझनी चाहिए कि 1 वर्ष तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के बावजूद, नंबर 2, संतान पैदा करने यानी कि गर्भधारण करने की अक्षमता बाध्यता कहलाती है, इनफर्टिलिटी कहलाती है। इनफर्टिलिटी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, प्राथमिक बाध्यता और द्वितीयक बाध्यता। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, यदि किसी कपल के एक भी संतान उत्पन्न नहीं हुई है और उसमें संतान करने की क्षमता, उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसी इनफर्टिलिटी बोलते हैं प्राइमरी फर्टिलिटी। लेकिन जब किसी कपल के एक या एक से अधिक संतान पैदा हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद वो आगे प्रेगनेंसीज नहीं कर पाता, आगे वो गर्भधारण नहीं कर पाता, आगे शिशु उत्पन्न नहीं कर पाता है, तो ऐसी इनफर्टिलिटी को हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यानी कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी में कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई होगी कपल के, लेकिन सेकेंडरी में एक या एक से अधिक संतान उत्पन्न हो चुकी होती है, लेकिन अब वो आगे संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। मेल और फीमेल दोनों में ही, नर और मादा दोनों में ही कोई ना कोई कारण हो सकता है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो, या तो दोनों के हो या एक के हो। तो मेल में भी फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, और फीमेल में भी होते हैं। पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे। मेल में जो सबसे पहला कारण है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है वो है शुक्राणु गुणवत्ता की कम होना, या शुक्राणु गुणवत्ता का कम होना, क्वालिटी ऑफ स्पर्म कम अच्छी होना। दूसरा ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब फ्यू, ओलिगो माने होता है फ्यू, यानी कि जो नॉर्मल काउंट होता है स्पर्म का वो होता है 20 × 120 मिलियन पर ml, लेकिन अगर वो 20 मिलियन से कम होता है काउंट तो हम उसे ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। तो इसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि नॉर्मल काउंट से स्पर्म कम है। एजोस्पर्मिया का मतलब ए माने एब्सेंट, जब ऑलमोस्ट एब्सेंट या बहुत कम स्पर्म होते हैं तब हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया, ये भी एक कारण हो सकता है। क्रिप्टोकाइडिज्म का मतलब होता है कि जो नॉर्मली मेल चाइल्ड होता है वो जब लास्ट ट्राइमेस्टर में आता है, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमेन से निकलकर स्क्रॉटम में पहुंच जाते हैं। तब जब ये टेस्टिस एब्डोमेन से निकलकर
स्क्रोटम में नहीं आ पाते, इस घटना को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। अगर ये एडोलसेंस तक भी नहीं आते हैं तो एडोलसेंस में ऑपरेशन करके इनको वापस स्क्रोटम में भेजा जाता है। लेकिन अगर नहीं होगा तो चूंकि क्रिप्टोकाइडिज्म में एब्डोमेन में होते हैं टेस्टिस, तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर होता है, और जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम पर होती है, इसलिए वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसलिए क्रिप्टोकाइडिज्म में भी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और लैंगिक कमी, कोई भी जेनिटल ट्रैक्ट में कमी हो सकती है। फीमेल में जो इनफर्टिलिटी के प्रमुख कारण है, सबसे पहले उम्र संबंधी समस्या। 30-35 साल के बाद जो फर्टिलिटी की जो पावर होती है वो धीमे धीमे कम होती चली जाती है। इसलिए अगर किसी की स्त्री की शादी लेट होती है तो उसमें इनफर्टिलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिजीज होती है जिसमें कई सारे सिस्ट बनते चली जाती हैं, तो इससे भी ओवम डेवलप नहीं हो पाता, जिससे प्रेगनेंसीज नहीं हो पाती। कोई यूटेराइन समस्या यानी गर्भाशय समस्या हो सकती है, गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। फैलोपियन नलिकाओं का नष्ट होना या बंद होना, अगर फैलोपियन नलिकाएं बंद हैं तो भी ओवम ओवरी से निकलकर वहां तक नहीं पहुंच पाता, एम्पुला तक, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तक नहीं पहुंच पाता जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसके निदान के लिए अब स्पेशल क्लिनिक्स होते हैं जो इन कारणों को पहचानते हैं और उनका इलाज करते हैं। लेकिन अगर वो इलाज करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और वो इन कपल्स का इलाज नहीं हो पाता तो विशेष सहायक जन्म प्रौद्योगिकियों का यूज किया जाता है, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ARTs का यूज किया जाता है, और इसकी सहायता से कपल्स को संतान उत्पन्न कराने में सहायता करी जाती है। इसमें 2 तरह की चीजें पढ़नी है हमें, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पात्र निषेचन, और इन विवो का मतलब है कि जब कोई भी चीज बॉडी के अंदर होती है, यानी कि लिविंग मीडियम में होती है, जैसे फर्टिलाइजेशन है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर वही फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द लिविंग मीडियम यानी कि फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विवो का मतलब बॉडी के अंदर यानी कि लिविंग मीडियम के अंदर कोई भी चीज, यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात है तो इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर, और इन विट्रो का मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। अब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन को डिटेल में यानी कि विस्तार से पढ़ेंगे। इन विवो फर्टिलाइजेशन वह निषेचन जो मदर की बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में यानी कि लिविंग सिस्टम से बाहर टेस्ट ट्यूब में होता है, हम उसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जबकि वह फर्टिलाइजेशन जो मदर की बॉडी के अंदर होता है, दैट इज लिविंग सिस्टम के अंदर होता है, हम उसे इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते थे। यानी कि इन विट्रो का मतलब लिविंग सिस्टम के बाहर, बॉडी के बाहर, मदर की बॉडी के बाहर इन विट्रो, और लिविंग सिस्टम के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर इन विवो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज कराया जाता है, अर्थात निषेचन कराया जाता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन किया जाता है। और जाइगोट बनने के बाद जब एम्ब्रियो बनता है उस जाइगोट से, तो उसको समान माता या सरोगेट माता के यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इस तकनीक को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। सरोगेट मदर वो मदर होती है जो अपने शिशु को नहीं पैदा करती, बल्कि किसी और के शिशु को अपने यूट्रस में प्रोड्यूस करती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है उसे, या जाइगोट से बने अर्ली एम्ब्रियो जो 8 सेल स्टेज तक का होता है मैक्स, को समान माता में या सरोगेट माता के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब इसमें जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है उससे जाइगोट को या जाइगोट से जो बने अर्ली भ्रूण यानी कि मैक्सिमम 8 सेल वाले भ्रूण को समान माता या सरोगेट माता के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें 3 बातें याद रखनी है कि जाइगोट को या अर्ली जाइगोट जो मैक्सिमम कितने सेल का होगा, 8 सेल स्टेज वाला होगा, उसको समान माता और सरोगेट माता के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा है
इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT, इसमें 8 सेल से अधिक, इसमें अब मैक्सिमम 8 सेल वाला था, इसमें 8 सेल से अधिक जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना है उससे जो भ्रूण बनता है वो ट्रांसफर होगा, लेकिन वो 8 सेल से ज्यादा वाला होगा। सामान्यतः वो 32 सेल वाला होता है, उसको ट्रांसफर किया था समान माता या सरोगेट माता के यूट्रस में ट्रांसफर होता था। इसमें मैक्सिमम 8 सेल वाले या जायगोट को समान माता या सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया था। इसमें 8 सेल से ज्यादा वाले भ्रूण को, 32 सेल वाले भ्रूण को सरोगेट मदर या समान माता के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में मदर के यूट्रस के, मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें पहला है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। इसमें ओवम को एक फीमेल से एकत्र कर लिया जाता है और एकत्र करने के बाद उसी फीमेल में या एक ऐसी फीमेल में ट्रांसफर किया जाता है जो ओवम तो उत्पन्न नहीं कर पाती है, लेकिन निषेचन के लिए जो सूटेबल यानी कि उपयुक्त वातावरण है वो प्रदान कर सकती है। यानी कि एक फीमेल से ओवम निकाला, इकट्ठा किया, एकत्र किया और उसी के अंदर ट्रांसफर करते हैं फीमेल के अंदर, या एक ऐसी फीमेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं जो ओवम तो उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ये नाम से चल रहा है कि इसमें एक निडल की सहायता से स्पर्म को सीधे ही ओवम में ट्रांसफर कर देते हैं और इस ओवम को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं जहां निषेचन पूर्ण होता है, यानी कि निषेचन अब भी बॉडी के अंदर ही होगा। थर्ड वन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये इस जगह यूज किया था जहां पर लो स्पर्म काउंट के कारण जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है। इसमें हस्बैंड और स्वस्थ दाता से सीमन एकत्र कर फीमेल की योनि और गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के बाद अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द मिसनॉमर है। मिसनॉमर मीन्स गलत शब्द है। वास्तव में टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनाना और उस जायगोट को मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र करना और ट्रांसफ़र करने के बाद गैस्ट्रेशन पीरियड समाप्त होने के बाद जो शिशु डेवलप होता है हम उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो इनिशियल स्टेप है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में ही होता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ड उस पूरे प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, ना कि पहले स्टेप के लिए। तो यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसा बेबी होता है जिसमें इनिशियल स्टेप फर्टिलाइजेशन का वो आउटसाइड द मदर बॉडी यानी कि टेस्ट ट्यूब में होता है, बाकी का जो स्टेप होता है वो नॉर्मल मदर के यूट्रस में होता है। इसमें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराते हैं और फर्टिलाइज्ड होने के बाद एक द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट का डेवलपमेंट होता है। अब इस जायगोट में विभाजन स्टार्ट होते हैं यानी कि डिवीजन होते हैं और इससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 32 सेल्स बनती हैं। 24 घंटे में लगभग 32 सेल अवस्था आ जाती है और अब इस भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और इस ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला को अब समान माता या सरोगेट माता के यूट्रस में स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं और ट्रांसफर करने के बाद गर्भकाल तक वो जायगोट, वो भ्रूण उसके अंदर डेवलपमेंट करता है, भ्रूण विकसित होता है और गर्भकाल के समाप्त होने के बाद शिशु का जन्म होता है और ऐसा बेबी अब क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। रॉबर्ट एडवर्ड की देखभाल में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड का इंग्लैंड में 25 जुलाई 1978 में बनाया गया था जिसका नाम था लुइस जोए ब्राउन और इंडिया में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दुर्गा था जिसे इसका वास्तविक नाम इलियास कानपुरिया अग्रवाल था। तो वर्ल्ड में सबसे पहला है लुइस जॉय ब्राउन और इंडिया में कौन सी है? दुर्गा। टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद अब हम उल्बवेधन यानी कि अमीनोसेंटेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उल्बवेधन यानी कि अमीनोसेंटेसिस का यूज जेनेटिक डिसऑर्डर्स की पहचान में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की पहचान में और सेक्स के डिटेक्शन में होता है, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है और इसकी जगह अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जाता है।
अमीनोसेंटेसिस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एमनियोटिक कैविटी क्या होती है। जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं, उनके शिशुओं के चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जिन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये उनको सुरक्षा प्रदान करती है, उनके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है और अन्य फंक्शन परफॉर्म करती है। ये चार होती हैं: योक सैक, एमनियन, एलेंटॉइज और कोरियन। एमनियोटिक कैविटी भ्रूण और एमनियन मेम्ब्रेन के चार तरफ होती है, यानी कि जो एम्ब्रियोन मेम्ब्रेन है उसके और फिटस के बीच में एक कैविटी होती है, वहाँ उसे बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी में शिशु या फिटस डेवलप हो रहा होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड से प्रेगनेंसी के 14वें से 15वें हफ्ते में सिरिंज की सहायता से कुछ फ्लूइड निकाल लिया जाता है, और इस फ्लूइड में फीटस की या विकसित हो रहे शिशु की कुछ सेल्स जैसे लीवर सेल, प्लासेंटा सेल और स्किन सेल्स होती हैं, और इन सेल्स को निकालकर इनके बारे में, शिशु के बारे में पहचान की जाती है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको देखा जाता है। और चूंकि उसमें क्रोमोसोम्स पर बेसिस ये टेक्निक होती है, इसलिए उस पर डिटेक्शन ऑफ सेक्स भी होता है कि वो मेल है या फीमेल है, इसीलिए अब ये बैन है। और लेकिन इसका यूज अभी भी जेनेटिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हो सकता है, लेकिन आजकल इसकी जगह अल्ट्रासोनोग्राफी यूज की जाती है। तो इसमें प्रेगनेंसी के 14 से 15वें हफ्ते में एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है एक सिरिंज की सहायता से, और इस सिरिंज की सहायता से जो फ्लूइड निकालते हैं उसमें फीटस की कुछ सेल्स होती है, शिशु डेवलप हो रहे शिशु की कुछ सेल्स होती है। उन सेल्स का अध्ययन करके जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में पहचान की जाती है। इसी की तरह एक दूसरी होती है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। सेम टू सेम लगभग यही है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जो सेल्स निकाली जाती है वो फीटस की जो कोरियोनिक विलाई है उनमें से निकाली जाती हैं, और उन सेल्स का अध्ययन इसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से अमीनोसेंटेसिस की जाती है। एक और टेक्निक है फीटोस्कोपी। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब को मदर के बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है जिसमें व्यूइंग कैमरा लगा हुआ होता है, और इससे फिजिशियन को डायरेक्ट व्यू मिलता है फीटस का, और फीटस के बारे में वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।